What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 11 of our 100 days commerce masterclass for class 11th और आज बच्चों हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि होने वाला है डिमांड। अब सर ये डिमांड कौन सा चैप्टर है बच्चों? वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 है, लेकिन मैं इसको 2 से पहले पढ़ाता हूं क्योंकि ये समझने के बाद तुमको चैप्टर नंबर 2 और बढ़िया समझ में आएगा। तो पहले चैप्टर नंबर 3 कर लेते हैं, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 कर लेंगे और हमारे 3 चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फिर खत्म हो जाएंगे। तो जाओ जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए आ रहा है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर की देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, पोस्टमार्टम पूरा कर देते हैं। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? देखो बच्चों, ये जो यूनिट है ना, दिस इज यूनिट 2। यूनिट 1 में सिर्फ इंट्रोडक्शन था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले हम लोग डिमांड पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा ही यूनिट जो आपको पढ़ना है वो एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक इंडिविजुअल है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है ताकि उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो सके। अब बच्चों सबसे पहला टॉपिक उठता है कि डिमांड होता क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज दिस डिमांड? तो डिमांड का मतलब होता है बेटा किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर खरीदने के लिए विलिंग भी है और एबल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कैमरा खरीदना है, तो मैं कंज्यूमर हूं सबसे पहले तो, क्योंकि मैं इस गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं, मैं इसको परचेज कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं इसको खरीदने के लिए विलिंग भी हूं। विलिंग का मतलब मेरी इच्छा भी है, और एबल भी हूं। एबल कब हूं? जब मेरी जेब में पैसा है। अब मैं किसी गाड़ी को लेने के लिए विलिंग तो हूं, लेकिन जेब में मेरा पैसा नहीं है, तो डिमांड तो नहीं होगी। डिमांड कब होगी? जब आप विलिंग भी होगे और एबल भी होगे, और आप मार्केट में जाके सेलर को बोलोगे कि भैया मुझे ये चीज खरीदनी है ना? तो डिमांड क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी एक कमोडिटी की क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग, जिसकी इच्छा भी है, एंड एबल, जिसकी जेब में पैसा भी है, एबिलिटी भी है, टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस, वो उसके अलग अलग पॉसिबल प्राइस पे ले पाएगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक समय सीमा के अंदर। तो डिमांड क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, जब भी एक कंज्यूमर किसी भी चीज की विलिंगनेस रखता है, एबिलिटी रखता है खरीदने की, उसको हम डिमांड बोल देते हैं। इसके बाद आता है बेटा, डिमांड जो है वो या तो हम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं या फिर पूरी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब अगर ये कैमरे की डिमांड मैं अकेला कर रहा हूं तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड, है ना? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की बात हो रही है। और अगर मैं बात करूं कि जितने भी लोग कैमरे का काम करते हैं, चाहे वो फोटोग्राफर्स हों, वीडियोग्राफर्स हों, टीचर्स हों जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हों जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग इस कैमरे की डिमांड कर रहे हैं, तब ये क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड बन जाएगा। यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड अगर एक कंज्यूमर की हम देख रहे हैं तो उसको इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। उसी कमोडिटी की डिमांड अगर हम पूरी मार्केट की देख रहे हैं कि उस टोटल कमोडिटी को मार्केट में कितने लोग लेने आ रहे हैं, यानी ऑल द कंज्यूमर्स की देख रहे हैं, तो वो मार्केट डिमांड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल द कंज्यूमर्स, यानी यहाँ पे हम एक कंज्यूमर की बात करते हैं, यहाँ पे हम ऑल द कंज्यूमर्स की बात करते हैं, हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेशन सेम है, फर्क कितना सा है? एक कंज्यूमर का और ऑल द कंज्यूमर्स का। ये क्लियर हुआ बच्चों? दिस इज डन एंड सॉर्टेड, बढ़िया। अब आता है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड ऊपर या नीचे हो सकती है, डिमांड बढ़ सकती है या कम हो सकती है। तो सबसे पहला फैक्टर बच्चों, एज अ इंडियन कंज्यूमर, भाई हम सब भारतीय हैं, हम सबसे पहले कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसकी कीमत।
उसका प्राइस। तो एक इंडियन कंज्यूमर हमेशा जिस चीज से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, जिस चीज से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा, वो होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। अब सोचो इस कैमरे का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो मैं भाग के जाऊंगा, फटाफट डिमांड करूंगा। वहीं इसका प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं लेना है, तो महंगा होता जा रहा है। तो अगर किसी भी चीज का बच्चों जनरली, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन जनरली किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो एक नॉर्मल कंज्यूमर उसकी डिमांड को कम करता है, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशनशिप। पीपीसी में भी इनवर्स रिलेशनशिप था ना, एक बढ़ रहा था दूसरा कम हो रहा था। यहां भी ऐसा ही है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप between price and quantity demanded. As price increases, quantity demanded falls, and क्योंकि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो कम हो रहा होता है। ठीक हो गया बेटा? प्राइस बढ़ेगा तो आपको उस चीज में आपको लगेगा यार मजा नहीं आ रहा, अब नहीं खरीदनी हमने ये चीज। ठीक हो गया? परफेक्ट। दूसरा फैक्टर आता है बच्चों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आओ इसको समझने के लिए हम पहले बोर्ड पे चलते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बच्चों सबसे पहले ये समझो कि जो रिलेटेड गुड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक होता है बच्चों सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट को किसको बोलते हैं? दो ऐसे गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? which cannot be used without each other, जो एक दूसरे के बिना बच्चों यूज ही नहीं हो पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मेरा ये मार्कर है और ये बोर्ड है, क्या ये मार्कर और बोर्ड एक दूसरे के बिना बेकार है? अगर मेरे पास खाली बोर्ड है, मार्कर नहीं है, तो मैं लिखूंगा कैसे? अब कोई बोलेगा सर हाथ से लिख लो ना। अरे नालायको, जनरल सेंस में सोचो। इस बोर्ड की इंपॉर्टेंस मेरे लिए तभी है जब मेरे पास ये पेन अवेलेबल है, ये इसी पे चलेगा। और मेरे पास ये खाली पेन है, बोर्ड नहीं है, ये ना तो कॉपी पे चलेगा, ना ये दीवार पे चलेगा, ये कहीं भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों का साथ में ही चलना इंपॉर्टेंट है। कार और पेट्रोल देख लो तुम लोग, भाई तुम्हारे पास खाली कार है, उसमें पेट्रोल नहीं है, बेकार है। खाली पेट्रोल है, कार नहीं है, तो क्या करोगे? उससे आग लगाओगे क्या? तो ये दोनों भी एक साथ चलने वाले हैं, है ना। तो जो भी गुड्स दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे ये कैमरा और इसकी बैटरी, खाली कैमरा है बैटरी नहीं है बेकार, खाली बैटरी है कैमरा नहीं है बेकार। तो मेरे लिए दोनों एक साथ होने जरूरी है बच्चों। ऐसे गुड्स को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है। सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। भाई तुम्हारे घर पे कोई आया, तुमने उससे पूछा ठंडा पियोगे या गर्म पियोगे? उसने बोला गर्म चलेगा, ठंड हो रही है। तो हमने बोला चाय या कॉफी? उसने बोला कुछ भी चलेगा मेरे को तो, क्योंकि दोनों गर्म ही है। तो टी और कॉफी बच्चों वो हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हो आप, है ना। जैसे जेल पेन, बॉल पेन, भाई आपको लिखना ही तो है, तो जेल पेन से लिखो या बॉल पेन से लिखो, बात तो एक ही है। तो विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, ऐसे गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जो एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकते उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब फैक्टर का नाम क्या है? फैक्टर का नाम है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि मेरे गुड की डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस होगी अगर उसके रिलेटेड गुड का प्राइस चेंज होता है। लेट सपोज मेरा गुड है टी, मुझे टी की डिमांड चेक करनी है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बदल जाता है, इसका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या है? इसका प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है सर, लेट सपोज
कॉफी इसका सब्स्टिट्यूट है ना। अब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, सपोज कॉफी महंगी हो जाती है, तो जितने लोग कॉफी पीते हैं वो कॉफी छोड़ के चाय पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको गर्म ड्रिंक की तो चाहिए कोई। भाई कॉफी अगर महंगी हो गई है तो मुझे बताओ क्या वो चाय पे आ जाएंगे? तो क्या चाय की डिमांड बढ़ने लगेगी? इसका मतलब अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ता है, वो महंगा हो जाता है, तो लोग इधर आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? तो डिमांड बढ़ने लगेगी या नहीं बढ़ने लगेगी? और अगर कॉफी का प्राइस जो है वो कम होने लगता है, कॉफी सस्ते होने लगती है, अगर कॉफी सस्ते होने लगती है तो लोग चाय छोड़ के कॉफी की तरफ भागेंगे, तो मेरी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मेरी डिमांड का मेरे प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट के साथ डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ता है तो मेरी डिमांड बढ़ती है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कम होता है तो मेरी डिमांड कम हो जाती है। तो इसका मतलब बच्चों, मेरी डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड के हिसाब से तो डायरेक्ट चेंज होती है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर लें, सपोज मेरा जो गुड है वो क्या है? मेरा गुड जो है वो कार है, मेरा गुड जो है वो कार है, हम डिमांड ऑफ कार की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा हुआ? पेट्रोल या डीजल, व्हाटएवर, समझने के लिए तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब सोचो अगर पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो क्या लोग पेट्रोल वाली गाड़ी भी कम लेंगे? बोलेंगे यार इतना महंगा पेट्रोल है, क्या करेंगे लेके? तो अगर पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा बच्चों, तो पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, पेट्रोल वाली गाड़ी की जो डिमांड है वो कम होती चली जाएगी। वहीं पे अगर पेट्रोल जो है वो सस्ता होता चला जाए, तो बहुत सारे लोग शायद इसलिए नहीं ले रहे होंगे कि यार पेट्रोल तो बहुत महंगा है। अब अगर पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो लोग क्या डिमांड करने लगेंगे या नहीं करने लगेंगे? तो बच्चों यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशन चल रहा है। फैक्टर का नाम ही क्या था? डिमांड मेरी इंपैक्ट करेगी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। तो अगर रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट गुड है तो उसमें तो डायरेक्ट रिलेशन देखने को चलता है, अगर रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो उसमें इनवर्स चलता है कि भैया पेट्रोल महंगा हो रहा है तो डिमांड कम हो रही है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। तो ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस का मेरी डिमांड पे कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। और सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस का मेरी डिमांड पे कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है। ये एग्जाम में आना ही आना है, तो ये आपके एग्जाम के लिए 100% लिख लो। सावधान इंडिया सवाल, सावधान इंडिया सवाल में जहां जहां लिखूंगा इट मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। डन। देखो बच्चों, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं? विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से हैं? विच आर यूज्ड टुगेदर, जो एक साथ ही चलेंगे। अब सोचो जरा, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ता है तो इससे डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी भी बढ़ जाती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। और अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ता है तो इससे हमारी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ में ही चलने हैं। फिर एक एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। डन। इसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है बच्चों, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके बाद कौन सा आता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आओ अब इसको भी समझने के लिए हम बोर्ड पे चलते हैं वापस से। बेटा सबसे पहला फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा डिमांड को जो इंपैक्ट करेगा? वो है नंबर 1, प्राइस ऑफ द गिवन कॉमोडिटी। यानी सबसे पहले तो मैं अपना ही प्राइस देख रहा हूं भाई, मेरा ही प्राइस। अगर मेरा प्राइस बढ़ता है तो मेरी डिमांड कम हो जाती है, मेरा प्राइस कम होता है तो मेरी डिमांड बढ़ जाती है। मैं अपनी ही बात कर रहा था यहाँ पे। तो दूसरे में हमने बोला कि प्राइस देखो रिलेटेड गुड्स का। अब रिलेटेड गुड्स थे 2 तरीके के, तो हमने दोनों के बारे में पढ़ा, सब्स्टिट्यूट के बारे में भी पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में भी पढ़ा। अब तीसरा फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है बच्चों, वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। हम यहाँ पे ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकम से कैसे मेरी डिमांड पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अब इनकम को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले ये समझो कि 2 तरीके के गुड्स होते हैं।
एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। ठीक है सर, इन दोनों में फर्क क्या होता है? बच्चों कुछ भी ऐसा फर्क गुड्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नहीं है। फर्क ऐसे बनाया गया है कि लोग अपनी इनकम अनुसार इसको सस्ते वाला मानते हैं और इसको अच्छे वाला मानते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, इंफीरियर को मैं ये बोल सकता हूं कि लाइक फॉर एग्जांपल टोन्ड मिल्क। टोन्ड मिल्क कौन सा है? जो बाजार में सस्ते वाला मिल जाता है। जिन लोगों की इनकम कम होती है वो ये वाला मिल्क ले लेते हैं कि चलो ठीक है यार, दूध तो पीना ही है, ये पी लो। और नॉर्मल कौन सा हो गया? जो नॉर्मल आपका फुल क्रीम मिल्क होता है। फुल क्रीम बोल दो या नॉर्मल क्रीम मिल्क बोल दो, जो लोगों के घर पे नॉर्मली जाता है। अब लेट सपोज ये है 70 रुपीज़ पर लीटर और ये है 40 रुपीज़ पर लीटर। तो मुझे बताओ, है तो मिल्क ही, लेकिन जिन लोगों की इनकम कम है वो इससे काम चला रहे हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो इससे काम चला रहे हैं, वो ये वाला मिल्क यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इन्फीरियर में क्या होता है? इन्फीरियर को इन्फीरियर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सस्ता है, और नॉर्मल को नॉर्मल इसलिए बोला जाता है कि वो इन्फीरियर से थोड़ा सा बेटर है। समझे या नहीं समझे? अब जैसे मैं ये बोलूं बच्चों कि आपकी नॉर्मली इनकम जो है वो बढ़ गई, आपकी इनकम जो है वो बढ़ गई, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, पहले आप सस्ता वाला मिल्क कंज्यूम करते थे, तो क्या अब आप सस्ता वाला मिल्क कंज्यूम करोगे? आप बोलोगे यार मैं तो ये इसलिए लेता था क्योंकि मेरी इनकम कम थी, अब मेरी इनकम अच्छी हो गई है तो मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना चाहता हूं, तो क्या मैं इसको छोड़ के ये वाला गुड लेने लगूंगा? तो इसका मतलब इनकम अगर मेरी बढ़ती है तो अगर एक इंफीरियर गुड है तो इसकी डिमांड कम हो जाती है। इसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब लोग इसको छोड़ के इस पे आ जाएंगे तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है बच्चों, भाई सिंपल सी बात है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, आप कोई नॉर्मल गुड ले रहे हो तो आप उसको और ज्यादा लेने चाहोगे। आप बोलोगे यार मेरी इनकम बढ़ गई है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अच्छा होना चाहिए, तो इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है, जबकि इनकम बढ़ने से इनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग बोलते हैं सस्ता वाला क्यों लूं, अब तो मेरी इनकम अच्छी हो गई है तो मैं तो महंगा वाला लूंगा, तो इधर शिफ्ट हो जाती है। बात समझे? वहीं पे बच्चों अगर आपकी इनकम हो जाती है कम, अगर इनकम कम हो जाती है तो लोग बताओ क्या नॉर्मल गुड नहीं लेंगे? भाई इनकम ही नहीं है मेरी। तो इनकम कम होने से नॉर्मल गुड की जो डिमांड है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन इनकम कम होने से क्या लोग नॉर्मल छोड़ के इंफीरियर वाला सामान खरीदने लगेंगे? है ना? तो इंफीरियर की जो डिमांड है वो बढ़ने लगती है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इनकम का कैसा रिलेशन होता है डिमांड के साथ, तो आप बोलोगे पहले बताओ कौन सा गुड है, नॉर्मल गुड है या इंफीरियर गुड है? तो अगर है नॉर्मल गुड तो इनकम बढ़ने से, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स में, इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ेगी और इनकम कम होने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो सस्ता वाला गुड है बच्चों तो इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाने से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझे? तो दिस इज हाउ हम इनकम वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो, इफ द गिवन कमोडिटी इज अ नॉर्मल गुड तो इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अगर वही इंफीरियर गुड है तो फिर इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। ठीक हो गया बेटा? डन सर। अगला क्या आता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सिंपल है, आसान सा पॉइंट है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या मतलब होता है बच्चों की कोई चीज पहले मेरे टेस्ट में नहीं थी, अब मेरे टेस्ट में है। मुझे कोई चीज पहले अच्छी नहीं लगती थी, मुझे अब वो चीज अच्छी लगती है। तो जो चीज पहले मेरे टेस्ट में नहीं थी अब मेरे टेस्ट में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे कोई चीज मेरे टेस्ट में आएगी तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, जब मेरे टेस्ट से जाएगी तो मैं उसकी डिमांड घटा दूंगा। सिंपल सी बात है भाई, पहले मुझे मैगी अच्छी नहीं लगती थी तो मैं डिमांड नहीं करता था, अब मुझे मैगी अच्छी लगती है तो मैं डिमांड करता हूं। तो इनकम बढ़ी, सॉरी इनकम बोल रहा हूं, टेस्ट में आया तो डिमांड बढ़ गया, टेस्ट से गया तो डिमांड भी चला गया।
सिंपल सी बात है या नहीं है बच्चों? तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का डिमांड के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। बढ़िया, देखो क्या लिखा हुआ है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड। जैसे कोई चीज़ फैशन में आ गई, कोई चीज़ हैबिट में आ गई, कोई चीज़ टेस्ट में आ गई, तो जब ऐसा होगा तो मैं उसको प्रेफर करूंगा तो डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज डिमांड कम हो जाएगी। वहीं पे आता है मेरे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। नाम ध्यान से समझो, एक्सपेक्टेशन का मतलब मेरी उम्मीद। किस चीज़ की उम्मीद? कि प्राइस चेंज होगा फ्यूचर में, भविष्य में। सोचो बच्चों कि हमें ये उम्मीद है कि कल कोई चीज़ महंगी होने वाली है, फ्यूचर में, भविष्य में कोई चीज़ महंगी होने वाली है, मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा। अब सोचो, फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर में महंगी हो जाएगी, तो उस चीज़ को तो आज ही ले लेना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में तो महंगी हो जाएगी। तो अगर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होने वाला है तो डिमांड आज ही बढ़ जाती है, डिमांड आज ही बढ़ जाती है क्योंकि फ्यूचर में तो महंगी हो जाएगी। और अगर फ्यूचर में उसका प्राइस कम होने वाला है, आपको उम्मीद है कि फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा, तो अगर फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा फिर आज क्यों लेते हो? उसको फ्यूचर में ही लेना ना। तो फ्यूचर में सस्ता होगा तो आज की डिमांड उसकी कम हो जाएगी। तो मेरी आज की डिमांड किस चीज पे इंपैक्ट करती है या किस चीज से इंपैक्ट होती है अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला है तो आज डिमांड घट जाएगी। ठीक है, देखो, इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, बढ़ने वाला है, तो पीपल विल बाय मोर देन व्हाट दे नॉर्मली बाय, आज खरीदने की कोशिश करेंगे। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है कि अगर प्राइस बढ़ने वाला है तो आज डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस घटने वाला है तो आज डिमांड घट जाएगी। ठीक हो गया बेटा? ये सारे के सारे फैक्टर्स बच्चों इंडिविजुअल डिमांड पे इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक कि सर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब बोलते हैं और चेंज इन डिमांड कब बोलते हैं। बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको 5 फैक्टर्स पढ़ाए अभी तक। चेंज, सबसे पहला प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, पढ़े ना? जो सबसे पहला वाला फैक्टर है यानी मेरा खुद का प्राइस, तो अगर मैं कभी भी ये देख रहा हूं कि डिमांड मेरे खुद के प्राइस की वजह से चेंज हो रही है तो वहां पे हम डिमांड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। अगर डिमांड चेंज हो रही है मेरे प्राइस की वजह से नहीं, किसी अदर फैक्टर से, इनकम की वजह से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की वजह से, तो अगर डिमांड कभी भी चेंज हो रही है बच्चों, नॉट बिकॉज ऑफ माई प्राइस बट बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर, उसको बोलेंगे चेंज इन डिमांड। बस ये फर्क होता है। अगर आप प्राइस से रिलेट कर रहे हो तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे, अगर आप अदर फैक्टर से रिलेट कर रहे हो तो चेंज इन डिमांड बोलेंगे। बात समझे? देखो, whenever demand changes due to factor other than price, तो उसको बोलना है change in demand, and whenever specific quantity against specific price आप देख रहे हो या demand for a commodity changes due to change in price, उसको हम change in quantity demanded बोल देते हैं। तो quantity demanded कब बोलोगे? जब price की वजह से change हो रहा हो। demand कब बोलोगे? जब other factors की वजह से हो रहा हो। ठीक हो गया बच्चों? अब बेटा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल डिमांड को नहीं करते, पूरी मार्केट में चेंज लेके आ जाते हैं। ये सिर्फ इंडिविजुअल एक इंसान की डिमांड पे, देखो अभी तक प्राइस एक इंसान के हिसाब से इम्पैक्ट कर रहा था, अभी तक जो आप देख रहे थे किसी की प्रेफरेंस में आना, तो मेरी इच्छा है ना, इनकम मेरी इनकम है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मुझे इम्पैक्ट करता है ना। तो जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे थे वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे। अब कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो मार्केट डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर? जैसे कि सीजन एंड वेदर। अब बताओ बच्चों, अगर बारिश का सीजन आएगा तो भाई रेन कोट्स की या फिर हम बोले अम्ब्रेलाज की, इनकी डिमांड तो ओवरऑल मार्केट में ही बढ़ेगी ना। तो किसी भी चीज़ का सीजन आता है तो पूरी मार्केट में ही डिमांड बढ़ती है, सीजन चला जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। तो सीजन एंड वेदर से भी डिमांड पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन ये ऑल ओवर मार्केट में आता है, किसी एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता। उसी तरीके से पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ, भाई जहां पे भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। सीधी सीधी सी बात है बच्चों, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिमांड, वेरी सिंपल पॉइंट। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किस देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है? अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों तो सबके पास बढ़िया लेवल ऑफ मनी है तो फिर डिमांड ज्यादा रहती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों
तो वहां पे सबके पास बराबर पैसा नहीं है, तो जिनके पास पैसा है सिर्फ वही डिमांड करते हैं, बाकी डिमांड नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे रहता है हिसाब किताब। तो मैंने क्या बोला, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अच्छा है, इक्वल है, तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर वही है कि मार्केट डिमांड भी कम रहने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बच्चों जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। शुरू के 5 इंडिविजुअल डिमांड के लिए थे, ये मार्केट डिमांड के लिए हैं। वैसे मार्केट में पहले वाले भी करते हैं, तो मार्केट में तो आप 8 के 8 पॉइंट लिख सकते हो, लेकिन अगर स्पेसिफिक आ जाए कि मार्केट के 3 बताओ तो ये लिख देना, इंडिविजुअल के पूछे तो ऊपर वाले लिख देना, इंडिविजुअल में ये नहीं चलेंगे। ठीक हो गया, बढ़िया। तो यहां तक आज रखते हैं। डिमांड फंक्शन से अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में आपका 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। टोटल 3 क्लासेस लेगा ये, तो कल हमारा मोस्टली चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक हो गया मेरे प्यारे नालायकों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, और अब आपको सिर्फ समझना है और पॉइंटर्स को लर्न भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।